Hello dear students, welcome to today's class. I am Dr. Harleen Singh, Assistant Professor at कन्या महाविद्यालय जालंधर। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हम अभी बीएससी में 2 सब्जेक्ट्स कर रहे हैं, वाइब्रेशन और वेव्स और क्वांटम मैकेनिक्स। तो वाइब्रेशन वेव्स में लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि किस तरह से हमें डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में स्पेसिफिक सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। मतलब जो अननोन कॉन्स्टेंट्स थे उन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ को फाइंड करके हमने कंप्लीट सॉल्यूशंस फाइंड किए थे इन द केस ऑफ लाइट डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग एंड हैवी डैम्पिंग। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए आज के इस लेक्चर में बच्चों हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर। तो हम आज स्टडी करेंगे डैम्प्ड इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर। ये बिल्कुल सेम वैसे ही है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली डिफरेंट है, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सेम है। तो ये आज छोटी सी वीडियो बनेगी इसके ऊपर, बिकॉज आपको सेम बिल्कुल वैसे ही करना है सारा कुछ जैसे कि आपने डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर केस में सॉल्व किया था। तो लेट अस स्टडी व्हाट इज दिस इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर। देखिए, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर में अगर हम बात करें कि बिना डैम्पिंग के कौन सा इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर होता है, तो वो आपने क्लास +2 में करा हुआ है, विच इज़ एलसी ऑसिलेटर। अगर हमारे पास एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है, हम एक कैपेसिटर को चार्ज करके इंडक्टर के अक्रॉस लगा दें। ये हमारा कैपेसिटर है, मान लो इसको ऊपर वाली प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दिया, नीचे वाली प्लेट को नेगेटिव चार्ज दिया, +Q -Q, और हमने क्या किया, इस कैपेसिटर को पैरेलल में एक इंडक्टर के साथ हमने कनेक्ट कर दिया। तो ये इंडक्टर है L, ये कैपेसिटर है C। तो क्या होता है कि ये जो कैपेसिटर है ये इस इंडक्टर के थ्रू डिस्चार्ज होता है। तो जब ये डिस्चार्ज हो रहा होता है तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है बच्चों, वो मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स अराउंड द इंडक्टर। और उस केस में फिर वो जो मैग्नेटिक एनर्जी है दोबारा से इस कैपेसिटर को चार्ज करती है और इस तरह से LC ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होती हैं। तो ये आपने क्लास +2 में भी करा हुआ है। इस केस में जो ऑसिलेशंस की फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों, वो आपने स्टडी करी हुई है 1/2π√LC। ठीक है। तो अभी हम जो आज के लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं उसमें हम डैम्पिंग को इंक्लूड करने वाले हैं। तो इस केस में कौन सी चीज़ है जो फ्लो कर रही है, इस केस में करंट फ्लो कर रहा है। यू कैन सी कि जब ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो इस सर्किट में यहाँ पे करंट आएगा। और करंट को अपोज कौन करता है? करंट के केस में जो अपोजिंग फोर्स होती है वो कौन प्रोवाइड करेगा? दैट इज बिकॉज ऑफ कोलिजन्स विद कर्नल्स, है ना। करंट बेसिकली फ्लो ऑफ चार्ज है। तो जब चार्जेस वायर्स में से फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, तो उनके जो कोलिजन्स होते हैं कर्नल्स के साथ, उस वजह से उनका मोशन रेजिस्ट होता है। तो उस केस में हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाती है। तो जब हम एक LCR सर्किट बनाएंगे तो एक सीरीज LCR सर्किट डैम्प्ड इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर की तरह काम कर सकता है। तो आज हम इसको स्टडी करने वाले हैं। तो पहले सिंपली इसका सर्किट देख लेते हैं, किस तरह का सर्किट होता है, और फिर हम इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन ड्राइव करनी एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को ड्राइव करके हम उसका वैसे ही सोल्यूशन लिखेंगे जैसा कि हमने डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर केस में लिखा था। उसके बाद हम इसके तीनों केसेस, लाइट डैम्पिंग क्या होती है, क्रिटिकल और वो उनके क्या सॉल्यूशंस हैं, जनरल में डिस्कस करेंगे। तो आप सेम वे में प्रोसीड कर सकते हैं जैसे हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर को स्टडी करा। तो इसको फटाफट आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्या होता है, देखिए हमारे पास एक इंडक्टर है L, इसके साथ हमने पैरेलल में कैपेसिटर लगा दिया और एक हमारे पास रेजिस्टेंस है। तो ये LCR सीरीज सर्किट है। हमने ना ऑलरेडी कैपेसिटर को पहले से ही चार्ज किया हुआ था। तो यहाँ पे अभी हम ऐसे करते हैं, एक की लगा देते हैं। इस की को अभी हमने ओपन रखा हुआ है। तो हमने क्या किया, कैपेसिटर को चार्ज करके सर्किट में हमने लगाया है। तो लेट अस सपोज ये वाली जो हमारी प्लेट है, दिस इज नेगेटिव प्लेट, इस पे -Q0 चार्ज है, और ये हमारी पॉजिटिव प्लेट है। ठीक है, इस पे +Q0 चार्ज है। तो Q0 जो है बच्चे, दिस इज आवर इनिशियल चार्ज विच इज गिवन टू द कैपेसिटर। तो कैपेसिटर को इनिशियली हमने चार्ज कर दिया, कोई बैटरी लगाई कैपेसिटर के अक्रॉस। आप पैरेलल में यहाँ पे एक बैटरी लगा के कैपेसिटर को चार्ज कर सकते हैं। इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम यहाँ पे एक बैटरी लगा दें, ऐसे पॉजिटिव इधर लगा दें, नेगेटिव इधर लगा दें, पॉजिटिव इधर लगा दें, तो ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। फिर उसको चार्ज करने के बाद हमने बैटरी को हटा दिया, और बैटरी को जैसे ही हमने हटाया, हमने इस की को ऐसे क्लोज कर दिया। तो ये जो हमारा इनिशियल चार्ज है वो Q0 है। तो जब आप की को क्लोज करोगे तो सोचिए क्या होगा। देखिए, की को क्लोज करेंगे तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो सेपरेट हुए पड़े हैं चार्जेस, ये आपस में मिलने की कोशिश करेंगे। मतलब बेसिकली ये जो चार्ज कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज होना शुरू करेगा। मतलब इसमें से चार्ज डिक्रीज होगा और उस वजह से सर्किट में करंट आएगा I, और वो करंट इस रेजिस्टेंस में से भी पास करेगा और इस तरह से इस इंडक्टर में से भी पास करेगा। और लेट अस सपोज इस करंट के कारण किसी टाइम t पे जो चार्ज है वो Q है। इनिशियल चार्ज Q0 है जो पहले हमने चार्ज किया था, मैक्सिमम चार्ज जो है वो Q0 है। लेकिन जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हुआ तो एट एनी टाइम t, आफ्टर connecting the key at any time t, what happens?
लेट आई बी द करंट, तो आई हमारा सर्किट में करंट है और Q बी द इंस्टेंटेनियस चार्ज, उस टाइम पे जो हमारा चार्ज है सर्किट के कैपेसिटर के ऊपर, ठीक है, चार्ज कैपेसिटर के ऊपर है। तो इस वजह से यहाँ पे सर्किट में करंट आएगा, है ना। उस करंट को हम I को इस तरह से लिख सकते हैं, दैट करंट विच इज ड्यू टू डिक्रीज इन द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, दैट करंट कैन बी रिटन एज, I कैन बी रिटन एज माइनस dq by dt. Now why minus sign here? Because the charge is decreasing. चार्ज जैसे जैसे डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ साथ कैपेसिटर के ऊपर, उस तरह से करंट हमारा बढ़ रहा है ना। तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आएगा, इक्वेशन नंबर 1। अब हम बच्चे यहाँ पे किरचॉफ लॉ लगाएंगे। किरचॉफ लॉ लगा के हम यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर 1 मिनट में ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। तो देखना बड़ा आसान है कैसे किरचॉफ लॉ लगेगा। तो आई होप आपको किरचॉफ लॉ लगाना आता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो क्या बोलता है, लेट अस राइट, तो लेट अस अप्लाई KVL across the loop, ठीक है। इस चलिए तो KVL अप्लाई करते हैं अभी। तो KVL अप्लाई करने से पहले जैसे मैंने बताया कि पोटेंशियल राइज और पोटेंशियल ड्रॉप को आपको समझना है। तो पोटेंशियल ड्रॉप और राइज क्या होता है बच्चे, देखिए अगर आप किसी भी सर्किट में हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो, इसको पोटेंशियल ड्रॉप बोलते हैं। अगर आप किसी भी सर्किट में लो पोटेंशियल से हाई की तरफ जा रहे हो तो इसको पोटेंशियल राइज बोलते हैं। अब ध्यान समझना कैसे होता है राइज ड्रॉप। ये सर्किट है हमारे सामने, तो यहाँ पे हमारा आई करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो एक तो आप ध्यान रखेंगे कि जो करंट आई होता है इट ऑलवेज गो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ये आपको पता है ना, बैटरी भी जब आप लगाते हैं तो पॉजिटिव से करंट निकालते हो नेगेटिव की तरफ जाता है। इट ऑलवेज गो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, जो करंट होता है हमारा, ठीक है। तो करंट अभी पॉजिटिव प्लेट से निकलेगा कैपेसिटर की और ऐसे सर्किट में घूमेगा। ये हमारा वो करंट है जो कैपेसिटर ने प्रोड्यूस किया है। अब इस करंट के कारण यहाँ पे हमेशा हाई पोटेंशियल रहेगा, इस पॉइंट पे यहाँ लो रहेगा, क्योंकि हाई से लो की तरफ ही जाता है करंट। तो हम इस पॉइंट से शुरू कर लेते हैं लॉ को लगाना, इस पॉइंट से शुरू कर लेते हैं। इट इज वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, जिसको हम VR बोल देते हैं। तो VR के केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। जैसे कि आप इस तरह से घूमेंगे, इस पॉइंट से आगे जाएंगे, पूरे सर्किट को हम ट्रेवर्स करेंगे, तो इस पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक जाते जाते पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। तो इसको हम लिखेंगे माइनस VR इक्वेशन के अंदर। नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप है, आप हाई से लो की तरफ जा रहे हो। अब उसके बाद जब आप इस पॉइंट पे पहुंच गए, उसके बाद ये सारी कनेक्टिंग वायर है और इस कनेक्टिंग वायर की रेजिस्टेंस हम 0 मान के चलते हैं। इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता, वैसे प्रैक्टिकली होता है, बट हम इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए इस वायर की रेजिस्टेंस को उस कैपिटल R के अंदर ही इंक्लूड कर देते हैं जो हमने ऊपर मानी हुई है, ठीक है। तो वो उसी में चली गई है। अब आगे आ गया इंडक्टर। यहाँ बहुत समझने वाला पॉइंट है कि यहाँ प्लस आएगा या माइनस आएगा, इसको समझना बड़े ध्यान से। देखो, जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है तो सर्किट में करंट आई इंक्रीज हो रहा है, मेरी बात को समझना, ठीक है। अब लेंस लॉ बोलता है कि इंडक्टर के अक्रॉस जो भी वोल्टेज डेवलप होगी वो अपने ही कॉज को अपोज करेगी। मतलब अगर अप्लाइड करंट आप इंक्रीज कर रहे हो तो जो इंड्यूस करंट है वो उससे अपोजिट बनेगा, है ना। और अगर आप अप्लाइड करंट को डिक्रीज कर रहे हो तब जो इंड्यूस करंट है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए उसी करंट के अलोंग आएगा। सीधी सीधी बात ये है। तो अब यहाँ पे जब आई इंक्रीज हो रहा होगा, मैं इंक्रीज वाली एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूं। जब करंट आई सर्किट में बढ़ रहा है उस टाइम पे यहाँ पे जो इंड्यूस करंट है वो अपोज करेगा इस आई को। तो वो कैसे अपोज करेगा, वो कुछ आई डैश मान लेते हैं हम कि आई डैश करंट इंडक्टर में डेवलप होना शुरू हुआ ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, और वो आई डैश इस आई के ऑपोजिट है। अब इस आई डैश के का जो कारण है, ऐसे बोलेंगे, जो रीजन है वो है इंड्यूस जीएमएफ अक्रॉस द इंडक्टर। और उस इंड्यूस जीएमएफ का फॉर्मूला होता है VL इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, इंड्यूस जीएमएफ का। क्योंकि ये आपको पता है लेंस लॉ और वो सारा कुछ होती किसके कारण है, इस चेंजिंग करंट के कारण। डी आई बाई डी टी आएगा इसमें, ठीक है। बट उस करंट के कारण, जो चेंज इन करंट है उसके कारण आई डैश इंड्यूस हुआ। अब ये जो आई डैश है वो खुद भी हाई से लो की तरफ जाएगा। तो मतलब ये आई डैश जो करंट अचानक से इंडक्टर के अंदर इस आई के चेंज होने के कारण जो आया है आई डैश करंट, वो इस पॉइंट से, यहां से ध्यान से समझो, इस पॉइंट से इधर की तरफ जा रहा है। तो मतलब ये पॉइंट यहां पे हाई पोटेंशियल पे है, इसको हम H लिखेंगे समझने के लिए, और ये लो पे है। आप कैसे चल रहे हो, आप इस लूप में ऐसे ट्रेवर्स कर रहे हो, जैसे अभी एरो घूम रहा है, तो आप जा रहे हो लो से हाई की तरफ, क्योंकि इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है, इसको एरो लगा के यहां हम रिप्रेजेंट करते हैं VL,
वो वोल्टेज जो है वो कुछ इस तरह से डेवलप होगी कि जो आई डैश है वो इस आई को अपोज करेगा। तो यहां पे ये लो है, ये हाई है, मतलब व्हेन यू गो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, एरो भी देखिए साथ में, फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट टू सेकंड पॉइंट ऐसे जाओगे तो आप लो से हाई की तरफ जा रहे हो। तो लो से हाई मतलब राइज हो रहा है पोटेंशियल। तो यहां पे VL को जब आपने लिखना है प्लस VL लिखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां पे आपको प्लस VL लिखना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कैपेसिटर आ गया। कैपेसिटर में तो नेगेटिव प्लेट पहले आ चुकी है हमारी, पॉजिटिव प्लेट बाद में आई है। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव प्लेट में आप जब जा रहे हो, नेगेटिव प्लेट इज एट लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव प्लेट इज एट हायर पोटेंशियल, आप जा रहे हो लो टू हाई, तो फिर से राइज है, इस राइज को भी हम लिखेंगे प्लस VC इक्वल टू 0। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है इस एनालिसिस की। एग्जाम्स में आपको ये चीज़ें थोड़ी सी एक्सप्लेन करनी है, प्लस माइनस बताना है, और बुक्स में ज़्यादातर एक्सप्लेन नहीं किया होता कि किस तरह से ये साइंस हमें लेने हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे सारे पैरामीटर्स को पुट करने वाले हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन 1 मिनट में आपके सामने आ जाएगी। देखो VR क्या होता है, VR इज वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, तो वो सिंपली IR है, ओम्स लॉ लग गया, ठीक है। VL इज वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, उसका फॉर्मूला ये है हमारे पास, जो हम फैराडेज लॉ में पढ़ते हैं और इंडक्टेंस में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -L di/dt, ठीक है। ये हमारे पास VL है, वेट, ये हमारे पास VL है, ठीक है। अब इसके बाद VC इज वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, और उसका फॉर्मूला होता है सिंपली Q/C, ये आपने पढ़ा हुआ है +2 क्लास में, कि अगर आपको किसी भी टाइम t पे चार्ज पता है कैपेसिटर पे कितना है, उस टाइम t पे अगर आपको VC लिखना है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, तो उसका फॉर्मूला होता है Q/C। तो वो मैंने Q/C पुट कर दिया इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में आप I को -dQ/dt पुट कर दो, you will get differential equation of damped electrical oscillator। तो फर्स्ट पार्ट इसका यहीं तक है, बस आपको सर्किट बनाना है, किरचॉफ लॉ लिखना है, और उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने आ जाएगी। तो लेट अस डू दैट इन द नेक्स्ट शीट। I को पुट कर रहा हूं मैं -dQ/dt। यहां माइनस साइन क्यों आया था मैंने आपको बताया, बिकॉज जो Q है वो कैपेसिटर के ऊपर चार्ज है, जैसे जैसे Q डिक्रीज होगा वैसे सर्किट में करंट I इंक्रीज होगा, दोनों ऑपोजिट हैं, तो इसलिए यहाँ माइनस साइन आया। अब उसके बाद जो हमारी सेकंड टर्म है उसमें एक ये माइनस है, और यहाँ पर भी मैं I को पुट कर रहा हूँ -dQ/dt। तो वहाँ पे फिर माइनस साइन अगर हम पहले बाहर निकाल लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं एक स्टेप, कोई बात नहीं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं डेरिवेशन को, तो लास्ट में प्लस Q/C। अब I को यहाँ पर भी, यहाँ तो माइनस माइनस कट गया, तो dQ/dt जो है उसके साथ R भी है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब आ गया dQ/dt इंटू R -L, एक d/dt आपके सामने है, I को पुट करना है -dQ/dt, तो ये भी आ जाएगा, इन टर्म्स ऑफ चार्ज ही लेके चलेंगे, और लास्ट में Q/C इक्वल टू 0। तो यहाँ भी प्लस बन गया। अब ये जो सेकंड डेरिवेटिव वाली टर्म है ये प्लस बन गया, इस माइनस को काट देते हैं, इसको आगे लिख लेते हैं, तो L d2Q/dt2 पॉजिटिव ही रहेगी। फर्स्ट डेरिवेटिव वाली R dQ/dt, और कांस्टेंट टर्म Q/C इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो हमारा डिपेंडेंट पैरामीटर है वो चार्ज ऑन कैपेसिटर है। कौन ऑसिलेट करता है यहाँ पे? चार्ज। इलेक्ट्रिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर में चार्ज इज द ऑसिलेटिंग क्वांटिटी विच ऑसिलेट बिटवीन कैपेसिटर एंड इंडक्टर, और क्योंकि रेजिस्टेंस लगी हुई है तो इस वजह से चार्ज जो है वो धीरे धीरे खत्म भी हो जाएगा, यहाँ पे डैम्पिंग भी होने वाली है। अगर हम हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करें, मैकेनिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर, उसमें कौन ऑसिलेट करता है? मास। यहाँ पे चार्ज ऑसिलेट करता है। अच्छा, एक और काम करेंगे, L से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, तो ये बनेगा d2Q/dt2 प्लस R/L dQ/dt प्लस 1/LC/Q इक्वल टू 0। और यहाँ पे आप R/L को कांस्टेंट पुट कर सकते हैं। हम इसकी ना सेम वैसी फॉर्म बना देंगे जैसी हमने मैकेनिकल ऑसिलेटर में बनाई थी। तो हम इसको R/L को 2B पुट कर देंगे ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी रहे, और 1/LC को हम ω0² पुट कर देंगे इक्वल टू 0। तो वैसे भी आपको पता है कि ये जो ω0 होता है इट इज़ नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ अनडैम्प्ड इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर। जैसे मैंने शुरू में बताया,
एल सी ऑसिलेटर की नेचुरल फ्रिक्वेंसी है। तो मैंने 1/LC को ओमेगा नॉट स्क्वायर पुट कर दिया यहाँ पे। तो दिस इज द फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर। दिस इज डैम्पिंग टर्म, ये डैम्पिंग टर्म है हमारी, और यहाँ पे हमारा B जो है वो R/2L बनेगा। ये B हमारे बहुत काम आता है लाइट डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग, हाई डैम्पिंग में B इज़ द कांस्टेंट जो इम्पॉर्टेंट है, और ओमेगा नॉट जो है हमारा वो 1/√LC है। ठीक है, तो ये दो कांस्टेंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। अब इनका जो सोल्यूशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन है उसकी जनरल फॉर्म पहले हम लिखेंगे, जैसे हमने मैकेनिकल ऑसिलेटर में लिखी थी। तो आपको भी एग्जाम में पहले जनरल सोल्यूशन लिखना होता है और फिर आप इसी तरह से डिस्कस कर देंगे अबव इक्वेशन। ठीक है, तो जनरल सोल्यूशन अभी हमें Q फाइंड करना है। वहाँ X होता है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, या Q होता है चार्ज एट एनी टाइम t इन द सर्किट ऑन द कैपेसिटर। तो इस Q को हमें लिखना है इन टर्म्स ऑफ t, कि अगर हम किसी टाइम t पे चार्ज निकालना चाहते हैं तो हम कैसे निकालें। तो इसका जो सोल्यूशन है बच्चे, वो इक्वेशन हम सेम वही इक्वेशन लिखेंगे, e⁻⁻bt a1 e⁻√b² ओमेगा नॉट स्क्वायर t प्लस a2 e⁻√b² ओमेगा नॉट स्क्वायर, यहाँ माइनस साइन आता है, इंटू t। तो दिस इज जनरल सोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद विच टाइप ऑफ सोल्यूशन इज देयर डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ b² ओमेगा नॉट स्क्वायर गिव्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ डैम्पिंग, वो आपको पता है। अभी जैसे हमने क्रिटिकल डैम्पिंग, हैवी डैम्पिंग, लाइट डैम्पिंग को वहाँ पे डिस्कस किया था, सेम लाइंस पे आपने यहाँ पे डिस्कस कर देना। चलिए, क्या क्या थे वो अभी हम शॉर्ट में ज़रा उसको रिकैप कर लेते हैं। तो हमारे पास 3 केसेस होते हैं। यहाँ पे आपका लास्ट 3 लेक्चर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो लाइट डैम्पिंग में क्या होता है, लाइट डैम्पिंग में हमारा जो B वाला फैक्टर है इट इज़ लेस देन ओमेगा नॉट स्क्वायर, मतलब जो डैम्पिंग फैक्टर है वो छोटा होता है और नेचुरल फ्रीक्वेंसी वाला फैक्टर बड़ा होता है। तो उस केस में यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाता है अंडर रूट के अंदर। तो उस केस में हमारी लाइट डैम्पिंग होती है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R²/4L² इज लेस देन 1/LC। देखो, ऑल डिपेंड्स अपॉन द वैल्यूज ऑफ L, C एंड R। अगर रेजिस्टेंस बड़ी लगा दी हमने, L और C छोटा है, तो ये वाला फैक्टर बड़ा हो जाएगा। L और C छोटा है ना, तो ये फैक्टर बड़ा हो जाएगा। रेजिस्टेंस हमने बड़ी लगा दी, तो ये वाला फैक्टर, मतलब ये फैक्टर जब छोटा होगा ये बड़ा होगा, तो लाइट डैम्पिंग होती है। तो लाइट डैम्पिंग में हमें पता है कि चार्ज ऑन कैपेसिटर विल ऑसिलेट, वो सारा अभी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। आपने ये बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हमने उस केस में किया था। तो इसमें Q ऑसिलेट करेगा और इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमने निकाली थी ओमेगा डैश हो जाएगी, विच इज़ अंडर रूट ओमेगा² - b²। तो ये एक लाइट डैम्पिंग का केस है। इनको डिटेल में नहीं कर रहा, डिटेल के लिए आपको ये वाला लेक्चर अभी देखना है जिसमें तीनों तरह की डैम्पिंग को एक्सप्लेन करा हुआ है हमने, और उसके साथ साथ आपने कंप्लीट सॉल्यूशंस भी करने हैं। कंप्लीट सॉल्यूशंस हमने इन टर्म्स ऑफ B निकाला है, इन टर्म्स ऑफ ओमेगा नॉट निकाला है, तो वो सेम वैसा ही रहेगा। बस जहाँ जहाँ हमारा X चल रहा है ना, वहाँ आपको स्मॉल q लिखना है और कुछ नहीं करना इसमें चेंज। क्रिटिकल डैम्पिंग में क्या होता है उसको भी रिवाइज कर लेते हैं। हाँ जी, क्रिटिकल डैम्पिंग का केस था जब ये दोनों फैक्टर बराबर होते हैं, B² = ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो उस केस में ये वाला सोल्यूशन आएगा। कंप्लीट सोल्यूशन वाला आप लेक्चर देखेंगे, वहाँ से इस सोल्यूशन को बनाएंगे तो देखना मैंने क्या चेंजेस करे हैं। ये सेम वही है। मैं भी बताऊंगा कि किस चीज़ को कैसे रिप्लेस करना है, शॉर्टकट बताऊंगा, लेकिन आपने शॉर्टकट पे नहीं चलना, ठीक है। वो आपको याद करने के लिए है कि अगर भूल जाए एग्जाम में तो आपको पता हो कि हमने इस चीज़ को उससे रिप्लेस किया था। बट आपको कंप्लीट सोल्यूशन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर पूछा गया तो पूरा यहाँ तक ड्राइव करना पड़ेगा। पहले जनरल सोल्यूशन लिखना है, फिर कंप्लीट सोल्यूशन फाइंड करना है। और तीसरा हमारा केस था हैवी डैम्पिंग का। तो हैवी डैम्पिंग में क्या होता है कि जो B² वाला फैक्टर है वो ओमेगा नॉट स्क्वायर वाले फैक्टर से बड़ा होता है। उस केस में चार्ज ऑसिलेट तो नहीं करता, Q विल नॉट ऑसिलेट सिंपल हार्मोनिकली, ऑसिलेट नहीं करता इसमें, लेकिन फटाफट डैम्प्ड हो जाता है, ठीक है। तो डिके टू ज़ीरो ग्रेजुअली, Q डिकेज टू 0। जस्ट आपका रिकैप भी है लास्ट 2 लेक्चर्स का।
और इस केस में सोल्यूशन भी हम लिख देते हैं, क्या होता था, Q इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस बी टी। इसमें ना कॉस हाइपरबॉलिक साइन हाइपरबॉलिक आ जाते हैं, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, कॉस हाइपरबॉलिक बीटा टी प्लस आई नॉट प्लस बी क्यू नॉट बाय बीटा इंटू साइन हाइपरबॉलिक बीटा टी। तो ये सोल्यूशन था। बीटा भी है, आपको पता है बीटा क्या है, बीटा इज दिस फैक्टर अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये सेम वही इक्वेशंस है। देखो ज़रा ध्यान से कैसे कैसे आई हैं ये इक्वेशंस। तो बेसिकली x को आप सेम सोल्यूशन में q से रिप्लेस कर दो, जहाँ जहाँ x नॉट था इनिशियल डिस्प्लेसमेंट उसको आप इनिशियल चार्ज से डिस्प्लेस कर दो, जहाँ जहाँ वेलोसिटी आई थी v नॉट वहाँ आप इनिशियल करंट i नॉट लिख दोगे, जहाँ जहाँ हमारे पास b का फैक्टर है v यहाँ पे r/2l होता है, जहाँ जहाँ हमारे पास ओमेगा नॉट होता है वो 1/√LC होता है। ये सारे फैक्टर्स आपको जस्ट याद रखने हैं। मैकेनिकल ऑसिलेटर में हमारा जो B होता है वो r/2m होता है। जस्ट टू रिकॉल, r/2m, m इज़ द मास ऑफ पार्टिकल विच इज़ ऑसिलेटिंग, r इज़ द डैम्पिंग कांस्टेंट, जो डैम्पिंग फोर्स में कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है वो r है, और ओमेगा नॉट उसमें होता था √S/m। ये जस्ट आपको रिकॉल करवाने के लिए, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैकेनिकल ऑसिलेटर के पैरामीटर्स हैं। तो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर के सारे सोल्यूशन एज इट इज़ हैं। मेन था इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे ड्राइव करना है आपको, तो इसके डेरिवेशन में यहाँ प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाती है, तो ध्यान रखना ड्रॉप कहाँ होता है, राइज कहाँ होता है, उस हिसाब से आपने लिखना है। अगर आप किरचॉफ लॉ अच्छे से सीखना चाहते हैं, अगर आपको +2 में अगर आपने सॉल्व करी हुई ये प्रॉब्लम्स तो आपको ये पता होगा राइज और ड्रॉप, और अगर नहीं पता तो आने वाले दिनों में मैं +2 की भी लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें हम सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको बीएससी में भी जरूरत पड़ते हैं और हर जगह आपके काम आते हैं वो हम सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप वो भी देख सकते हैं साथ साथ। चलिए, तो आज बस ये छोटी सी वीडियो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर की रिवीजन, इलेक्ट्रिकल डैम्प्ड ऑसिलेटर आप कर लो। नेक्स्ट क्लास में हम फोर्स्ड ऑसिलेटर स्टार्ट करेंगे। फोर्स्ड ऑसिलेटर में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।